गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज की जो क्लास आपकी शुरू होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। अधिकतर बच्चे क्या होता है कि टेंस के बारे में, जो आपकी क्लास है टेंस के बारे में आज आप पढ़ोगे। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें टेंस समझ में नहीं आता क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले आप ये जानो टेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, काल मतलब कल नहीं, काल यानी जो समय को दिखाता है। क्लियर। टेंस जो होता है वो अलग अलग समय के भागों को दिखाता है, यानी द फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच शोज द वर्क समथिंग हैपन इन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यानी जो आपके समय है वो क्या है? तीन ही तो है ना। समय जो है वो तीन है, यानी समय आपका तीन दिखाता है और जो दिखाता है कि वो कार्य किस समय में हुआ है। क्लियर। फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब which shows something happen in past present और फ्यूचर। यानी वर्ब की वह क्रिया जो ये दिखाता है कोई कार्य कब हुआ। क्लियर। यानी जो कुछ घटित हो रहा है वो किस काल में हुआ है, किस समय में हुआ है, वही क्या होता है हमारा काल, यानी टेंस। तो अब ये टेंस जो है काल, वो कितने प्रकार के, समय कितने प्रकार के हुए, कितने प्रकार के हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कितने प्रकार। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको टेंस से छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाए, और आज आपको ये दूर करनी है। क्लियर। तो जो कॉन्सेप्ट है, पास्ट का मतलब भूतकाल, जो ये समय के तीन भाग हैं, काइंड ऑफ टेंस। पहला क्या है? पास्ट प्रेजेंट। क्लियर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, यानी जो कुछ इस समय चल रहा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं ना, वर्तमान में कार्य हो रहा है ना। तो प्रेजेंट वो होता है वर्तमान काल, जिसे आप हिंदी में कहते हो वर्तमान काल, और वो अंग्रेजी में होता है प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है आपका पास्ट टेंस, यानी जो कार्य बीत चुका। जैसे आप कल की क्लास ले चुके, अटेंड कर चुके हैं, तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट टेंस। यानी जो कुछ बीत गया वो क्या होता है? भूतकाल। वो डरावना वाला भूत नहीं जिसके चार सींग होते हैं, ये वो भूत है जो बीत गया। भूत का मतलब होता क्या है? बीत गया। ठीक है, जो बीत गया वो भूत हो गया। ठीक, पास्ट टेंस। अब जो आने वाला है वो क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये क्या है आपका? ये हो गए टेंस के तीन भाग। जो तीन भाग मुख्य भाग हैं वो आपके, जो मुख्य भाग है क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये जो कार्य इन्हीं तीन भागों में क्या होते हैं? इन्हीं तीन कालों में कार्य आपके होते हैं। अब वो कार्य भी अलग अलग तरीके से होता है, समझ रहे हैं ना। जो कार्य है आपके वो भी क्या होता है? यानी वर्तमान तो है, वर्तमान में भी कार्य आप क्या होता है? कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका, कार्य अभी निश्चित है या निश्चित वो होता है। यानी भूतकाल में भी ऐसा होता है, कार्य आपका पूर्ण हो चुका था, हो रहा था। यानी जो कार्य है वो भी क्या है आपका? कैटेगराइज किया गया है। ठीक, जैसे आपके काल हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
वैसे ही आपके जो कार्य हैं इन चारों टेंस के, तीनों टेंस के जो कार्य हैं वो भी क्या है, जब कार्य आपका चल रहा हो, जैसे चलता है, जैसे आप पढ़ते हो, खाते हो, खेलते हो, कूदते हो, नहाते हो, ये जो आपके कार्य हैं, यानी आप ये सब करते हैं, ये हैप्चुअल दिखाता है, रेगुलरिटी दिखाती है। तो ये क्या होता है, अनिश्चित है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप रोज ही करते हो सकता है कभी करते हैं, वर्तमान में करते हैं, तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी जो डिफिनिट क्या होता है, पक्का, निश्चित, लेकिन इनडिफिनिट का मतलब जो अनिश्चित है, जिसका कुछ पता ही नहीं है। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार आपका कार्य जारी हो, कॉन्टिन्यूअस, यानी जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं, वो इंडिफिनिट, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे ही आप ये पढ़ने का कार्य पूरा कर चुकेंगे वर्तमान में ही, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, यानी आप पढ़ चुके हैं, क्लियर, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और एक और चौथा जो होता है कार्य को कैटेगराइज किया गया है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, कार्य का पूर्ण भी हो रहा है, जारी भी है, समय भी दिया है, सब कुछ होता है, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी बच्चे से नोट कर लें। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, जो टेंस है आपके, टेंस यानी काल, वो जो ये दिखाता है कि वो कोई कार्य जो है वो किस समय में हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। और वो जो कार्य है वो भी क्या होता है, इन्हीं तीन कालों में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे इंडेफिनिट यानी जो आपके कार्य अनिश्चित है, और दूसरा जो कार्य आपका लगातार क्या है, जारी है, और एक जो आपका पूर्ण हो चुका है, वो अलग अलग क्या होते हैं, इन्हीं तीनों टेंस के ये कैटेगरी होती हैं। क्लियर। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या आपका इसे ही कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी वर्तमान अनिश्चित काल, यानी वो समय काल का वह भाग जो वर्तमान में ही ये बताता है कि जो कार्य हो रहा है वो क्या है, अभी अनिश्चित है। जैसे आप खाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, राम छत पर खेलता है, तो ये कार्य क्या है, अनिश्चित है। और ये इसका जो यूज़ होता है, पहला पॉइंट ये है कि सिंपल प्रेजेंट का जो यूज़ है वो हैप्चुअल, और रेगुलरिटी, रेगुलर एक्शन, हैप्चुअल अथवा रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। यानी हैप्चुअल का मतलब जैसे आपकी आदत, वह खेलता है, सारा दिन खेलता है, ठीक है, वह रात में 10 बजे सोता है, तो ये क्या है, आदत है। वह रविवार को यहाँ आता है, तो ये सब क्या है, आपके हैप्चुअल और रेगुलर एक्शन है। तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आप उसे लिख लें, नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल लिखते हैं। इसका जो एक सिंपल सा रूल होता है जो हम हमेशा बताते ही रहते हैं क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब जो होगा मुख्य क्रिया जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन होगी तो मेन वर्ब में हम यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर जो कुछ भी बचेगा ETC उसको लिख देंगे। क्लियर। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, सिंगुलर नाउन है, तो होगा वो आपको यस और ईएस का प्रयोग करना है। अब आप यस और ईएस कहाँ प्रयोग करेंगे,
जब किसी आपकी जो वर्ब है अगर उसके लास्ट में कोई वावेल है तो आपको ईएस का प्रयोग करना है, और यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको केवल यस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे देख लीजिए, गो है, गो को आप ईएस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, होता है ना आपका गोज। और रन है, रन का मतलब दौड़ना, लास्ट में देखो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एक वावेल है, तो आप क्या किए हैं, रन्स और गोज। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी से लिख लीजिएगा, जब कभी भी किसी वर्ब के लास्ट में वावेल हो तो आपको ईएस जोड़ना है, और कॉन्सोनेंट है तो यस को जोड़ना है। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल रूप में एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। मैं आगरा में रहता हूँ। ठीक, लास्ट में क्या है था, इसकी एक पहचान भी होती है, अभी बताता हूँ आपको। मैं आगरा में रहता हूँ, जैसे आई लिव इन आगरा। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो, जो ये आई है यानी मैं, ये कौन सा नाउन है आपका। ठीक, फर्स्ट पर्सन है, आप तो ये जानते हैं पर्सन आपको सबको पता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो आई है ये आपकी प्लूरल हुआ, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम लिव्स करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, आई लिव इन आगरा। एक इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो लिख लीजिए आप लोग, जिससे कि आसानी से पहचान सको कि जो हमारा टेंस है वो किस कार्य में दिखा रहा है, यानी प्रेजेंट के किस भाग में है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उस वाक्य के हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है इत्यादि। लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में क्या होगा, आप ध्यान समझे, फर्स्ट पर्सन अगर आपकी जो नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ यस अथवा ईएस का प्रयोग होगा। क्लियर? और अलग से कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसी से आप आसानी से पहचान सकते हैं अंग्रेजी में कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। अब ये अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसका हिंदी तो दिया नहीं है, आप डायरेक्ट आपसे कहें कि आप बताओ ये किस टेंस का है, क्या आप बता सकते हैं? जरूर, आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये सबसे पहले जो आपका जो सब्जेक्ट है वो देखो किस टेंस, कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है आपका। क्लियर? सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद जो वर्ब यूज़ की गई है, यानी जो मेन वर्ब यूज़ की गई, उसके साथ यस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो पूरा सेंटेंस है वो कौन सा है, टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। क्लियर? और दूसरा सेंटेंस देखें, अगर जैसे वह 4 बजे उठता है। इसका क्या होगा, वह 4 बजे उठता है। तो सबसे पहले आपका देखो ये क्या है, सब्जेक्ट वह यानी ही। उठना क्या क्या होता है, ओक, और ये हो जाएगा ओक्स। ही ओक्स एट 4 o'clock। क्लियर? बात समझ में आई? इसका जो दूसरा पॉइंट है
PIT यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो यूज़ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो हर जगह सच सत्य है। जैसे पानी क्या है, कलरलेस यानी रंगहीन है, वो हर जगह है। वाटर इज कलरलेस। सूर्य पूरब में उगता है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। रात में तारे टिमटिमाते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्लियर? यानी जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी सार्वभौमिक सत्य हैं और प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत है, इन सबको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, द सन rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूरब में उगता है। लास्ट में हिंदी वाक्य अगर आप बनाओगे तो क्या आता है, उगता है। क्लियर? तो इसका जो आप इंग्लिश चेंज ट्रांसलेट करोगे क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप यहाँ पर देखो जो इसकी वर्ब है उगना, यहाँ पर हमने यूज क्या किया है, एस का प्रयोग किया है ना। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो एक ही तो है ना। तो इस ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है। और हमने बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और जैसे देखो 2 and 2 makes 4, ये भी क्या एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि 2 और 2 मिलकर क्या बनता है, 4 बनता है। 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 क्या होता है, 4 बनता है। क्लियर? मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है, वो मरणशील है, यानी जो कोई भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना है। तो ये भी क्या एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ना, जिसने जन्म लिया उसे तो जाना ही है। तो मैन इज अ मॉर्टल। क्लियर? वाटर, अगला एग्जांपल देखें, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। सबको पता है पानी जो होता है वो 100 सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है, ये एक सच है ना, सार्वभौमिक सत्य है। तो जितने भी सार्वभौमिक सत्य वाली चीज़ें हैं वो सभी क्या होंगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज़ की जाएंगी। क्लियर? तो ये वाक्य आप ये सब ध्यान में दिमाग में रख लीजिए कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में करनी है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपका जो नाउन है, जो मेन पॉइंट है, अगर नाउन आपकी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है और अलग से कुछ नहीं जोड़ना है। यानी कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? बस यही चीज़ ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सा नाम ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जाहिर सी बात है सिंपल सा होना है। तो हिंदी वाक्य मिलता है आपको तो वहाँ पर ता है, ती है, ते है होना है, तो आप तुरंत जान जाओगे कि किस टेंस का है। तो बस चीज़ें ध्यान क्या देनी है, अगर आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो यस ईएस का प्रयोग ही नहीं करना है, सिंपल सी बात। अब बात करें इसके निगेटिव सेंटेंस की। ओके, निगेटिव सेंटेंस यानी जो वाक्य जो नकारात्मक भाव दे, ना का अर्थ दे, वो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, डू और डज। जो डू का प्रयोग होगा अगर आपकी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, तो आप डू का प्रयोग करोगे। और डज है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। यानी अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो आप डज का प्रयोग करोगे, यदि आपकी सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो आप डू का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपको ये नकारात्मक सेंटेंस है नॉट, उसको प्रयोग करना है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें अलग से
चाहे सिंगुलर हो या ना हो, यस ई एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू या डस का प्रयोग करना है। फिर नॉट और जो आपकी मेन वर्ब होगी वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे देखो, बच्चे बाग से फूल नहीं तोड़ते हैं। फूल तोड़ना भी नहीं चाहिए। क्लियर? बच्चे बाग से फूल नहीं तोड़ते हैं। अब वाक्य में देखो, नहीं यानी निगेटिव है। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। क्लियर? मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। यानी सबसे पहले आप सेंटेंस देखें और उसमें देखें कि क्या क्या उसमें है। आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, और निगेटिव सेंटेंस है, और मेन वर्ब क्या है आपका, तोड़ना। तो रूल के अनुसार यानी जो आपका स्ट्रक्चर है उसी के अनुसार आप कर दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बच्चे ने, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। अब अगर आपकी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो आप डज का प्रयोग करेंगे या डू का? जाहिर सी बात है, डू का। द चिल्ड्रेन डू नॉट प्लक। तोड़ना क्या होता है, प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। समझ में आई बात? क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, यानी बच्चे बाग से फूल नहीं तोड़ते हैं। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, हम दिन में 8 घंटे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हम प्लूरल, और जो मेन वर्ब है काम नहीं करना, यानी करना। ठीक, करना। तो इसका जब चेंज करेंगे हम, इसका इंग्लिश में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट वर्क 8 आवर। डे। क्लियर? वी डू नॉट वर्क 8 आवर्स ए डे, यानी हम दिन में 8 घंटे काम नहीं करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? अगर हमारा जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू नॉट, डज नॉट। क्लियर? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? प्रश्नवाचक वाक्य आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है WH वर्ड और एक होता है यस नो टाइप। क्लियर? यस नो टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है और आप उसका जवाब हाँ और ना में देते हैं। जैसे, क्या तुमने खाना खाया? तो आप इसका जवाब हाँ ना में देंगे। अगर आपने खाया है तो हाँ कहोगे, नहीं खाया है तो ना कहेंगे। लेकिन जो एक WH वर्ड टाइप होता है उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे हम कहें कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अब ये WH वर्ड प्रश्न पूछ रहा है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप पहले से खाए थे या आपके भूख नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? तो यही होता है, 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, एक यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड। तो ये जो रूल आपका पहला लिखा हुआ है ये है आपका यस नो टाइप का है। यानी सबसे पहले क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डू डज। उसके बाद उस सब्जेक्ट जो भी होगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। क्लियर?
फिर आपके ऑब्जेक्ट ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन यही अगर WH वर्ड टाइप होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वो WH वर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वो WH वर्ड लिख देंगे। क्लियर। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है जो सेंटेंस है, तो WH वर्ड जो भी होगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जितने भी जो कुछ भी है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्लियर। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर ये आपका सेंटेंस जो है वो एस्नो टाइप है, एस्नो टाइप मतलब सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट जो है तीसरे स्थान पे लिख देना है। बाकी सारे रूल्स वैसे ही रखने हैं। लेकिन अगर आपका ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी WH वर्ड टाइप हो, तो आपको यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखना होगा, वो WH वर्ड यानी जो भी होगा उसे लिखना होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताएं, क्या तुम रात में पढ़ते हो, पढ़ते हो रात में, क्या तुम रात में पढ़ते हो। तो सबसे पहले देखो, ये प्रश्न ही पूछ रहा है ना, क्या तुम रात में पढ़ते हो, प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप पढ़ते होगे तो हाँ में जवाब, नहीं तो ना में जवाब। तो ये वाला सिंपल सा रूल लगेगा। डू, सब्जेक्ट आपका क्या है, क्योंकि प्लूरल है तो आपको सबसे पहले क्या हेल्पिंग लिखनी होगी, डू। डू यू सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ना मेन वर्ब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, डू यू रीड। कब पढ़ते हो, रात में, इन द नाइट। क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही अगर सेंटेंस ऐसा होता, तुम रात में क्यों पढ़ते हो, तुम रात में क्यों पढ़ते हो, तो हम क्या करते, वाई लगा देते। वाई डू यू रीड इन द नाइट, यानी सिर्फ आपको वो WH वर्ड जोड़ देना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। क्लियर। डू यू, वाई डू यू रीड इन द नाइट, और अगर WH वर्ड टाइप नहीं है तो डू यू रीड इन द नाइट। क्लियर। लेकिन यही अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए, क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट रीड, डू यू नॉट रीड इन द नाइट। क्लियर। बात समझ में आ गई। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, क्या वे खेत में काम करते हैं, क्या वे खेत में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। क्लियर। और जो आपका सेंटेंस है वो WH वर्ड टाइप है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे। क्या होगा, डू दे, सब्जेक्ट, उसके बाद काम करना, दे, डू दे वर्क इन द फील्ड। ध्यान रहे, हमें यहाँ पर वर्क्स नहीं करना है सिर्फ, क्योंकि सेंटेंस आपका सिर्फ क्या है, इंट्रोगेटिव है। ये यस और यस केवल हम प्रयोग करेंगे कहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ऐसा हमें कुछ भी प्रयोग नहीं करना रहता। डू दे वर्क इन द फील्ड, अगर ये निगेटिव होता, क्या वे खेत में काम नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता, डू दे नॉट वर्क इन द फील्ड। क्लियर। ओके। एक ऐसा सेंटेंस होता है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, यानी वाक्य के बीच में ऐसा WH वर्ड है जिसके वाक्य के बीच में कितना, कितनी, कौन सी, किसका, किसकी, ऐसे वर्ड आते हैं। तो ऐसे वर्ड यानी ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, आप ये जानो। सबसे पहले ये देखो, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, whose, ये जितने भी हैं, कितना, कितने, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और whose, यानी ये जितने भी आपके वर्ड हैं WH वर्ड टाइप, जैसे
जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हाउ मच, काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हाउ मेनी, उसी तरह किसका और किसकी के लिए विच और हुज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। लेकिन ऐसे सेंटेंसों में जब हम हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज का प्रयोग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो नाउन होता है उसको भी लिखा जाता है। उससे रिलेटेड का मतलब जैसे कौन सी किताब, कौन सी के बाद जो वर्ड आता है वही उसका रिलेटिव नाउन होता है। क्योंकि बात क्या कर रहा है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सी किताब, तो ये कौन सी आपका WH वर्ड हो गया, लेकिन ये उससे रिलेटेड नाउन हो गया। जब ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो WH वर्ड लिखेंगे विच, अब उससे रिलेटेड नाउन लिख लेंगे विच बुक, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, तो उससे तुमसे यानी प्लूरल, तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विच बुक डू यू रीड। क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो WH वर्ड होगा उसे लिखेंगे विच, फिर उससे रिलेटेड नाउन विच बुक। उसके बाद आप ये देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो विच बुक डू यू रीड। क्लियर। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम दिन में कितना पानी पीते हो। तुम दिन में कितना पानी पीते हो। सबसे पहले ये देखो सेंटेंस कैसा है, WH वर्ड टाइप कितना, और उसके बाद आया जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पानी अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन की क्लास में आपको हमने बताया था। तो तुम दिन में कितना पानी पीते हो, तो कितना, हाउ मच, हाउ मच, और उससे रिलेटेड नाउन क्या है, पानी, वाटर, हाउ मच वाटर। उसके बाद आप ये देखो कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल नाउन है ना, तो डू, उसकी हेल्पिंग क्या हो जाएगी, डू। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक अ डे, यानी एक दिन में या दिन में, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। आशा करता हूँ कि आप सबको ये टेंस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं, और आपको ये क्लास कैसी लगे ये भी ज़रूर बताएं। जो बच्चे अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल की क्लास में आपने पढ़ा नाउन एंड द नंबर, नाउन और उसके नंबर के बारे में पढ़ लिया, उसके रूल्स, कैसे किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। तो आज उसकी जो नेक्स्ट रूल्स हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट,